हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कैपलर सेकंड लॉ। तो जो ये कैपलर सेकंड लॉ है, ये जैसे फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ में क्या होता है कि सन जो है इस फिगर में देखिए एलिप्स है। अब एलिप्स के दो फोकस होते हैं, ये फर्स्ट मान लीजिए सेकंड, या इसे फर्स्ट इसे सेकंड मान लीजिए। और सन जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है सन के अराउंड। सन के अराउंड कहां पर मूव करता है? एलिप्टिकल शेप के ऑर्बिट में मूव करता है। क्लियर है? तो यानी प्लेनेट जो है, प्लेनेट क्या करते हैं? सन के अराउंड रिवॉल्व करता है एलिप्टिकल पाथ पर। ठीक है ना? क्लियर है ना? किस पाथ पे? एलिप्टिकल पाथ पर, यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता प्लेनेट सन के अराउंड। सन एक फोकस पर स्थिर होता है। अब देखिए, किसी समय प्लेनेट पॉइंट पी पर है, किसी समय कोई एक इंस्टेंट टाइम मान लीजिए जिस समय प्लेनेट पॉइंट पी पर है। क्लियर है? कहां पर है? पॉइंट पी पर है। प्लेनेट कहां पर है? पॉइंट पी पर। और मूव करते हुए कहां पहुंच जाता है? पी डैश पे पहुंच जाता है। ठीक है ना? और फोकस से जहां पर सन स्थिर है वहां से पहली पोजीशन इसकी क्या है? यानी वेक्टर रेडियस आर है। वेक्टर रेडियस क्या है? आर है। यानी कि इसे आप पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं या रेडियस वेक्टर भी कह सकते हैं। तो रेडियस वेक्टर क्या है? यहां से एस से पी तक कितनी है? आर है। अब प्लेनेट मूव करते हुए पॉइंट पी डैश पे पहुंचता है कितने समय में? वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में। और वो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल क्या है? डेल्टा टी है। तो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में प्लेनेट पी से पी डैश पे जब पहुंचेगा तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस कवर करेगा। तो वो यहां से आप इसको मिला दीजिए इस तरीके से, और ये टर्न एंगल कितना हो जाएगा? डी थीटा हो जाएगा। ये भी वेरी स्मॉल होगा। अब देखिए, ट्रायंगल वेक्टर थ्योरम क्या है कि देखिए यहां पर ये पोजीशन वेक्टर ये क्या है? एस से पी है। और फिर दूसरा क्या हो जाएगा? ये रिवॉल्विंग डायरेक्शन ये है इसका, तो ये एरो ऐसे हो गया। तो रिजल्टेंट कितना बन जाएगा? आर प्लस डी आर। तो आर प्लस डी आर। क्लियर है? अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होता है? एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यही हमको ड्राइव करना। हमारा एम क्या है इसमें? एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यही ड्राइव करना है। पहले देखिए आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स रिमेन कांस्टेंट। पहली बात तो यह है कि जो प्लेनेट सर के अराउंड मूव करते हैं, यानी कि दो बॉडियों के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को बोलते हैं म्यूचुअल इंटरएक्शन फोर्स। म्यूचुअल इंटरएक्शन फोर्स जो है स्टडी हम करते हैं किसके अंडर में? यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। तो ऐसे फोर्स की जो हम स्टडी करते हैं वो आते हैं सेंट्रल फोर्स में। और सेंट्रल फोर्स के बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होते हैं वो इनके एग्जाम्पल होते हैं। तो प्लेनेटरी मोशन होता है वो एक प्लेन में होता है, और जब प्लेन में होता है तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। क्या होता है कंजर्व? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। अभी ध्यान रखिएगा क्योंकि एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है इस जगह पर, फिजिकल क्वांटिटी है। तो जब कोई प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो किस प्लेन में करता है? एक प्लेन में करता है। यानी कैसा होता है? प्लेन होता है। क्लियर है? और उस प्लेन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है ना? अब देखिए, ये तो डेफिनेशन हो गई। ठीक है? और हमने एक कैपलर्स लॉ का तीनों ही फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ का बाय डेफिनेशन और उसको एक्सप्लेन करके भी वीडियो डाला है। अब तो हम ये प्रूविंग कर रहे हैं, वन बाय वन करके प्रूविंग कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ प्रूविंग करके मैंने एक वीडियो डाल दिया है,
ये सेकंड लॉ का है। डिफिनेशन ये है कि एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी, जैसे अंडर अ सेंट्रल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो ये और उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये जो हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं इसको नोट करिए, क्योंकि ये बहुत ही कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है। और उस समय क्या होता है कि जब बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप सब मिक्स कर जाते हैं। क्लियर है ना। खैर चलिए अब हम इस पर आते हैं पॉइंट पर। लेट पी, यानी ये पॉइंट पी है, रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेनेट एट एनी इंस्टेंट टाइम टी रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। यानी कि ये प्लेनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है जिस इंस्टेंट टाइम हमने पॉइंट पी लिया, जिस पर प्लेनेट क्या है, मान लेते हैं कि उसकी पोजीशन पी है, और वो आर सन से उसकी पोजीशन क्या कहलाएगी, रेडियस वेक्टर पोजीशन जो होगी वो पॉइंट पी होगी। सन से हम बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है ना। अब देखिए, इफ इट मूव्स फ्रॉम पी टू पी डैश, यदि ये पी से पी डैश पर पहुंचता है, पी से पी डैश पर पहुंचता है तो वेरी स्मॉल टाइम कितना लगेगा, dt लगेगा, और उसमें पाथ कितना कवर करेगा, dr पाथ कवर करेगा। वेक्टर ट्रायंगल थ्योरम से क्या हो जाएगा, आर डी आर, ये वाली हो जाएगी कौन सी, एस से पी डैश की डिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि रेडियस वेक्टर पोजीशन जो है वो कितनी हो जाएगी, पी डैश हो जाएगी। क्लियर। और एंगल कितना टर्न हो जाएगा, कहां से, एस पी से एंगल टर्न होके डी थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इफ इट मूव्स फ्रॉम पी टू पी डैश, पी से पी डैश पर मूव करता है, द वेक्टर एरिया dA swept by the radius vector in very small time t interval dt, then area of triangle SPP dash, यानी कि ये ट्रायंगल क्या है, SPP dash। ठीक है। ये स्विफ्ट एरिया है, यानी ये स्विफ्ट एरिया यहां से यहां तक ये जो देख रहे हैं स्विफ्ट एरिया हमको निकालना है। क्या करना है, स्विफ्ट एरिया निकालना है। तो अब एरिया कितने टाइम इंटरवल में, वेरी स्मॉल टाइम dt में निकालना। तो देखिए dA एरिया है, यानी ये स्मॉल एरिया जो है, ये स्मॉल कौन सा, ट्रायंगल SPP डैश के लिए। तो SPP डैश के लिए स्मॉल एरिया को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, dA से, 1/2 बेस इंटू हाइट। यही तो फार्मूला होता है, बेस इंटू हाइट, यही फार्मूला होता है ना। अब यहाँ हाइट क्या है, बेस क्या है, तो देखिए अब यहाँ पर हाइट और बेस का केस तब आता है जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, तब ये बात करते हैं, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। क्लियर है। अब एलिप्स में कैसे आप ढूंढेंगे, या ये सर्कुलर पाथ होता, मान लीजिए ऐसे सर्किल में मूव कर रहा होता, तो हम ये कहते हैं रेडियस वेक्टर ये है और पार्टिकल ये ऐसे मूव कर रहा है। क्लियर है। अब देखिए किस तरीके से, अगर ये पार्ट कैसा है, कर्व दिख रहा हमको, यानी ये P से P डैश, मान लो P से हमने T मान लिया, P से T मान लिया, यहां कर्व दिख रहा है कि नहीं, ये कर्व है कि नहीं है। अब जरा इसका छोटा सा पार्ट कर दूं, तो देखो यहां पर भी कर्व दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये अभी भी कर्व दिख रहा है, लेकिन इसके कंपेयर में कर्व बहुत कम हो गया। लेकिन अगर हम वेरी स्मॉल ले लें इतना, तो अब देखो ये स्ट्रेट लाइन बन गई कि नहीं, यानी ये स्ट्रेट लाइन हो गई। तो ये जो P से P डैश देख रहे हैं हम, वेरी स्मॉल है, जो स्ट्रेट लाइन की तरह काम करने लगता है, यानी इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है। यानी डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, डेल्टा टी इंटरवल में ये लाइन कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, यानी ये हाइट की तरह काम करने लगी। और ये बेस, ये आर बेस है, और ये वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितनी होगी, बहुत छोटी सी साइज होगी, इतनी छोटी होगी कि ये कर्व स्ट्रेट लाइन की तरह काम करने लगे। क्लियर है। तो इसीलिए यहां पर क्या लिखा है हमने, ट्रायंगल का एरिया जो लिखा 1/2 बेस इंटू हाइट के, तो 1/2
2, अब बेस कितना है यहाँ पर, बेस है SP, बेस क्या है SP है, और हाइट क्या है P से P डैश है, क्या है P से P डैश है, P से P डैश हमने लिखा है। अब ये वैल्यू किसके इक्वल है, जो एरिया है DA, DA इक्वल टू 1/2 SP, SP बराबर किससे रिप्रेजेंट किया गया, R से, इंटू, और PP डैश किससे रिप्रेजेंट किया गया, PP डैश रिप्रेजेंट किया गया है DR से, क्लियर है, किससे रिप्रेजेंट किया गया, DR से। अब 1/2 R इंटू या क्रॉस प्रोडक्ट ना करने लगिएगा अभी, और अगर करेंगे तो फिर उसका अलग ढंग से होगा, दोनों ध्यान बात रखिएगा। ये हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर है, ध्यान दीजिए। ये जो DR है ये कर्व है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस। ये फार्मूला पढ़ा कि नहीं पढ़ा है आपने, पढ़ा है ना 9th क्लास में। एंगल क्या है, ये डी थीटा है, आर की क्या है, ये DR है, रेडियस कितनी है, ये R है, क्लियर है। तो DR इक्वल टू क्या हो जाएगा, DR इक्वल टू हो जाएगा R डी थीटा हो जाएगा, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, R डी थीटा हो जाएगा, 1/2 R स्क्वायर हो गया, R और R ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप यही वेक्टर लगा रहे हो तो R के स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाता, क्लियर है। इसीलिए हमने इसमें बोला कि ये मैग्नीट्यूड है, ये R का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, क्लियर है। ये जो क्रॉस लगा है इसे क्रॉस प्रोडक्ट मत कर दीजिएगा। अब ये लिखिए डी थीटा ऐसे, ये DA, इसको क्या करिए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, यानी DT से डिवाइड कर दीजिए, तो DA बाई DT 1/2 R स्क्वायर डी थीटा बाई DT, क्लियर है यहां तक। अब ये तो हो गया एरियल वेलोसिटी। अब देखिए यहां पर 1/2 R स्क्वायर डी थीटा बाई DT बराबर क्या होता है, ओमेगा के। एंगुलर मोमेंटम J इक्वल टू क्या होता है, अंडर सेंट्रल फोर्स में एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, कंजर्व होता है। अंडर सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, कंजर्व होता है, जो कि J इक्वल टू M R स्क्वायर ओमेगा, ये फार्मूला होता है, क्या होता है, M R स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। तो J अपॉन M ऐसे कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर ओमेगा। तो ये R स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, इस जगह पर पुट कर दीजिए। तो जब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां पर ये तो अब इसका काम खत्म हो गया, यहां पर लिख देते हैं हम DA बाई DT इक्वल टू 1/2, और इसकी जगह R स्क्वायर ओमेगा की जगह देखिए, R स्क्वायर ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे, J बाई M। तो ये क्या निकल कर आ गई, एरियल वेलोसिटी निकल कर आ गई J बाई 2M। अब देखिए, अभी मैंने बताया J बाई 2M, J कंजर्व है यानी कांस्टेंट है, और M क्या है, प्लेनेट का मास है, ये भी कांस्टेंट है, यानी J और M बोथ आर कांस्टेंट। तो यानी कि DA बाई DT भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, यानी एरियल वेलोसिटी प्लेनेट की कैसी होगी, कंजर्व होगी। द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट इज कंजर्व अंडर सेंट्रल फोर्स, क्लियर है ना। एरियल वेलोसिटी, द एरियल वेलोसिटी ऑफ a planet कैसी होगी, इज कंजर्व, यानी कि इज कांस्टेंट
और कब कांस्टेंट होगी? अंडर सेंट्रल फोर्स, अंडर सेंट्रल फोर्स। क्लियर है? तो ये जो है इसका केपलर का सेकंड लॉ हो गया, इसको आप उतार लीजिए। ठीक है।